अस्सलामुअलैकुम। दुनिया मेहर बुखारी के साथ मैं हूं आपकी मेजबान मरियम जीशान। बदनू में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में भारतीय प्रॉक्सी फितना अल ख्वारिज के 22 दहशतगर्द हलाक। एफसी हेडक्वार्टर पेशावर पर हमले के तीनों दहशतगर्द अफगान शहरी निकले, जबकि अफगान तालिबान के तर्जुमान जबीउल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तान पर अफगानिस्तान में फजाई हमलों के इल्जामात आयद कर दिए, मगर DGISPR ने इन हमलों की खुले अल्फाज में तरदीद की है। DGISPR का कहना है कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता शब अफगानिस्तान पर कोई हमला नहीं किया गया। पाकिस्तान जब भी कार्रवाई करता है तो इसका बाज़ाब्ता ऐलान करता है, मगर अफगान तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ने इल्ज़ाम आयद किया कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के इलाकों पख्तिया, खौस्त और कुनड़ में फजाई हमले किए हैं। खौस्त में एक घर पर बमबारी से 10 बच्चे और खवातीन हलाक हुई, मगर पाक फौज के तर्जुमान ने इन बेबुनियाद इल्जामात को सख्ती से रद्द करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला नहीं किया और ना ही पाकिस्तान सिविलियन आबादी पर हमला करता है। DGISPR का यह भी कहना है कि तालिबान हुकूमत कब तक उबूरी रहेगी। तालिबान हुकूमत रियासत की तरह फैसला करे, नॉन स्टेट एक्टर्स की तरह फैसला न करे। DGISPR का यह भी कहना था कि हमारी नज़र में कोई गुड और बैड तालिबान नहीं। अफगान रिजीम दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई करे। दहशतगर्दों के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई तक कोई बातचीत नहीं होगी। तर्जुमान पाक फौज की जानिब से अफगानिस्तान पर हमलों की तरदीद के बावजूद अफगान तालिबान हुकूमत इससे पहले भी इसी नौयत के इल्जामात आयद करती आई है, लेकिन इन फजाई हमलों के ठोस शवाहिद और सबूत दुनिया के सामने रखने में नाकाम रही। अफगान तालिबान हुकूमत की जानिब से ये इल्जामात ऐसे वक्त में सामने आए जब गुज़िश्ता रोज पेशावर में FC हेडक्वार्टर पर अफगान दहशतगर्दों ने खुदकुश हमला किया। एक खुदकुश बमबार ने खुद को गेट पर ही उड़ा लिया, जबकि दीगर 2 हेडक्वार्टर में घुसने में कामयाब हुए थे, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी फायरिंग से ये दोनों दहशतगर्द भी जहन्नुम वासिल हो गए। वाक़े की तहकीकात में अभी तक पेशरफ सामने आई है, जिसके मुताबिक IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद कहते हैं कि तीनों दहशतगर्द अफगान शहरी थे। उनकी तस्वीर तहकीकाती इदारों को मिल चुकी हैं और उनके फिंगरप्रिंट्स नादरा को भी भेज दिए गए हैं। दहशतगर्दों को ट्रैक कर लिया गया। उन्होंने कहा कि रात गुजारी इसकी निशानदेही भी कर ली गई है और दहशतगर्दों के ज़ेरे इस्तेमाल मोटरसाइकिल को भी तहवील में ले लिया गया है। इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी प्रोग्रेस हो चुकी है। तीनों की जो थी फ़ोटोग्राफ्स वो हमने, चूँकि सारी CC फुटेजेस पूरे शहर से हमने फिर इकट्ठी करनी शुरू की। इस वक्त भी हमारी टीम्स उसके प्रोसेस में है। उनकी फ़ोटोग्राफ्स ले लिए गए हैं। फिंगरप्रिंट्स नादरा को मैचिंग के लिए भिजवा दिए गए। जो फोरेंसिक का एविडेंस मौके पे थी वो ले ली गई थी। काफ़ी पीछे तक हमने इनको ट्रैक कर लिया है और हम उन एरियाज़ तक और उससे पीछे भी जा रहे हैं जहाँ पे ये थे और कब से ये सारा प्रोसेस चल रहा था। उसके ऊपर भी हमारी चूँकि CTD की और दूसरी स्पेशल टीम्स काम कर रही हैं। मोटरसाइकिल तहवील में लिया गया है, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन उस पर चल रही है। उसकी ओनरशिप कहाँ से लिया गया, उस सारे के ऊपर काफ़ी प्रोग्रेस हो चुकी है और जिस जगह से लिया गया वहाँ पर भी हमारी टीम्स गई हुई हैं, तो उसको भी फॉलोअप किया जा रहा है। 11 नवंबर को इस्लामाबाद कचहरी में दहशतगर्द हमले की तहकीकात में भी अहम पेशरफ सामने आ रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इंकशाफ किया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो और CCD ने हमले के 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है और चारों मुल्जिमान का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। इस्लामाबाद कचहरी में हमला अफगान शहरी उस्मान शिनवारी ने किया और ये नंगरहार का रिहायशी है। CCD ने साजिदुल्ला उर्फ शीना, कामरान खान, मोहम्मद जाली और शाह मुनीर को गिरफ्तार किया और हैंडलर साजिदुल्ला उर्फ शीना खुदकुश हमलावर और जैकेट लेकर आया। साजिदुल्ला ने 2015 में तहरीक तालिबान अफगानिस्तान में शमूलियत इख्तियार की और अफगानिस्तान में मुख्तलिफ ट्रेनिंग कैंप्स में तरबियत हासिल की और इस हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में मौजूद नूर वली महसूद ने की। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो का और CTD का एक मुश्तरका ऑपरेशन था। सबसे पहले साजिदुल्ला उर्फ शीना पकड़ा गया और उसके बाद ये कामरान खान, मोहम्मद जाली और शाह मुनीर, ये 4 लोग हैं जो इंटेलिजेंस ब्यूरो ने और CTD ने G11 कचहरी के हमले के 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार किए। अफगानिस्तान से लिंक का, अफगानिस्तान से सुसाइड बॉम्बर के आने का, अफगानिस्तान में ट्रेनिंग का, बाकी मामलात का। ये तो देखिए बड़ा क्लियर कट एविडेंस है कि TTA, TTP ने मिलके ये किया और सुसाइड बॉम्बर जो है वो अफगानिस्तान का रिहायशी है। साजिदुल्ला और शीना ने भी अफगानिस्तान में ट्रेनिंग हासिल की है।
इस्लामाबाद कचहरी में हमले का खुदकुश बमबार भी अफगानी था। हमलावर पाकिस्तान जबान समझ सकता था और ना ही पाकिस्तानी करेंसी नोटों से वाकिफ था। ये इस्लामाबाद में दाखिल होने के बाद मुख्तलिफ मोटरसाइकिल्स पर सफर करता रहा। हमले से पहले सहूलतकार और खुदकुश बमबार ने मुतअद्दिद बार रैकी की और हमले की मनसूबाबंदी को हतमी शक्ल दी। सिक्योरिटी इदारों ने सहूलतकार को ढोक पराचा के इलाके से गिरफ्तार किया और वो रावलपिंडी कैंट के अहम मकामात की रैकी भी करता रहा, मगर सिक्योरिटी इदारों ने हमले के 40 घंटों के अंदर हमला आवरों को गिरफ्तार कर लिया। जब से भारत को ऑपरेशन सिंदूर में इबरतनाक शिकस्त हुई है, भारतीय प्रॉक्सी फितना अल खारिज और अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इजाफा देखने में आ रहा है। आज भी बन्नू मेन सिक्योरिटी फोर्सेस के कार्रवाई करते हुए भारतीय प्रॉक्सी फितना अल खारिज के 22 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन फितना अल खारिज की मौजूदगी के इतला पर किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर अंदाज में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया और 22 दहशतगर्दों को हलाक किया। ISPR के मुताबिक इलाके में मजीद भारतीय प्रॉक्सी के फितना अल खारिज के खिलाफ क्लियरेंस ऑपरेशन जारी हैं ताकि किसी भी रूपोश भारतीय सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्द को गिरफ्तार या ठिकाने लगाया जा सके। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक नेशनल एक्शन प्लान के तहत फेडरल एपिक्स कमेटी के विजन अज़्म इस्तेहकाम के तहत पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की इंसदादे दहशतगर्दी मुहिम पूरी रफ्तार से जारी रहेगी और मुल्क से बैरूनी सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है और मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। मुल्क को दरपेश अमन व अमान की मखसूस सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत पंजाब ने भी शहरियों और इदारों से तजावीज़ मांग ली। महकमा दाखिला पंजाब के मुरासले में सूबे भर में तमाम इदारों और आवाम को पार्टनर इन पीस बनने की दावत दी गई है। मुरासले में कहा गया कि शहरी अमन आमा में बेहतरी के लिए अपनी तजावीज़ व्हाट्सएप नंबर पर तहरीरी तौर पर दे सकते हैं। आवाम किसी जुर्म, मुजरिम की निशानदही, मशकूक सरगर्मी और इमरजेंसी की सूरत 15 पर राब्ता करें और सूबे के तालीमी इदारों, अस्पतालों, अवामी और मजहबी मकामात पर सख्त निगरानी यकीनी बनाने की हिदायत भी की गई है। दहशतगर्दी की इस ताज़ा लहर में मुल्क का अमन व अमान दाव पर लगा है, मगर भारतीय सरपरस्ती में अफगान तालिबान के इन हमलों की रोकथाम कैसे मुमकिन है और अफगान तालिबान हुकूमत पाकिस्तान पर हमलों के इल्ज़ामात लगाकर मामलात को मजीद बिगाड़ने की कोशिश में क्यों है? पाक अफगान सूरत हाल, इनके ताल्लुकात की नौयत मुस्तकबिल में कैसी हो सकती है और भारत के साथ बढ़ती क़ुर्बतें अफगानिस्तान की, ये वो मामलात हैं जिन पर बात करने के लिए माहिर अफगान उमूर डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं हसन खान साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, मुज़ाकरात करके भी हमने देख लिए वहाँ नाकामी का सामना है, उसके बावजूद फितना अल खारिज की कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में बढ़ती जा रही हैं और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारत से कुर्बतें भी बढ़ती जा रही हैं। इस सारे मामले का हल क्या सुझाई देता है आपको? बहुत शुक्रिया। देखिए, वाकई पाकिस्तान के लिए इस वक्त जो है ना, ये अफ़गानिस्तान में जो तालिबान की रिजीम है, ये एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जिसकी तरफ आपने इशारा किया, कलदम TTP जो है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उनके ठिकाने, उनकी लीडरशिप, उनके फैमिलीज़ वगैरह, दे आर वेल सेटल्ड इन अफ़गानिस्तान। ना सिर्फ वो वेल सेटल है, परसों आपने डैनिश जो सफ़ीर है अक़वाम मुत्तहिदा में, उसने भी यही कहा था कि TTP के 6 से 7 हज़ार जो फाइटर्स है, उनके अफगान तालिबान की मुकम्मल सपोर्ट उनको हासिल है। यहाँ तक तो ये भी कहा जा रहा है कि उनको सैलरीज और उनके लिए घरों को किराए पे देना वगैरह, ये सारा उनकी हुकूमत बर्दाश्त कर रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ना पाकिस्तान कह रहा है, ये डेनमार्क की सफ़ीर जो कि इस वक्त अलकायदा और ISIS सैंक्शन कमेटी की जो चेयर है, वो डेनमार्क के पास है। दूसरे रोज़ फिर रशियन एम्बेसडर ने भी यही बात कही कि अफ़गानिस्तान से बहुत बड़ा ख़तरा है रूस, सेंट्रल एशिया और ईस्टर्न यूरोप को, क्योंकि वहाँ पे ISIS का जो है वो बढ़ता जा रहा है और अफगान तालिबान उनके खिलाफ सिर्फ नुमाइशी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, उसको मैनेज नहीं कर रहे हैं। इसी तरह अलकायदा जो एक बहुत बड़ा थ्रेट है, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं, इसका मतलब ये लिया जाए कि अफगान इंतजामिया की सरपरस्ती में ये सब कुछ हो रहा है और उनकी मर्जी और उनके इल्म में है कि पाकिस्तान पर कब कैसे हमला हो रहा है?
देखिए, मेरे ख़्याल में शायद इतना वो डिटेल मैनेजमेंट नहीं कर रहा हो, लेकिन उनकी जो सारी टीटीपी को वहाँ पे बसाना, उनको ट्रेनिंग सेंटर देना, उनको असलहा रखने की इजाज़त देना, असलहा कैरी करने के परमिट देना, मतलब ये कि वो जितने फैसिलिटीज़ है वो वहाँ पे एक परमिसिव एनवायरनमेंट जो है वो तो ये तो हर कोई कह रहा है। अगर आप यूएन के जो 2 रिपोर्ट्स आए, रिपोर्ट मेरे ख़्याल में ये 35, 36 जो थे, उसमें तो बाकायदा कहा गया है कि किस तरह एक कोऑर्डिनेशन हो रही है मुख्तलिफ जो टेरर सिंडिकेट्स है उनके दरमियान, और अल-कायदा जो है वो सुपर लीड कर रहा है इन सबको कोऑर्डिनेशन में, ट्रेनिंग में, स्ट्रेटजी में, सारी चीज़ों में, सप्लाई ऑफ वेपन्स में, किस तरह वो। इसी तरह उसके बाद जो सिगार रिपोर्ट आई है उसमें भी 2024 यही में जो बात है। यूएन की रिपोर्ट आई है उसमें तो बाकायदा तौर पर ये इंकशाफात किए गए हैं कि वहाँ किस तरह से ट्रेनिंग कैंप्स हैं और अलकायदा दाइश के कमांडर्स जो हैं वहाँ ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं और किस तरह से वो सरजमीन इस्तेमाल हो रही है दूसरे ममालिक के खिलाफ। लेकिन तालिबान इंतज़ामिया ये बात मानने को तैयार नहीं है। जब मुज़ाकरात की टेबल पर बैठे थे और सालिसों ने भी किरदार अदा किया, उसके बावजूद वो ज़बानी कलामी तो सब कुछ मान रहे थे लेकिन तहरीरी तौर पर लिख कर देने को तैयार नहीं थे। इसकी बड़ी वजह क्या है? क्यों वो जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं थे? देखिए, आज आपने डीजीआईएसपीआर को सुना होगा, और मेरे ख्याल में वो जो मैं अक्सर कहता हूँ बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, उसने आज ये तस्लीम कर दिया कि अफगान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है ये एक है। हम इसमें कोई गुड और बैड की डिफ्रेंशिएशन नहीं कर रहे हैं। ये बात जो है अक्सर पाकिस्तान में जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट है जो अफगान सिचुएशन को वॉच कर रहे थे, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से जिनका था, वो तो सब यही शुरू से आज से 10 साल 20 साल से यही कह रहे हैं कि देयर इज नो डिफरेंस, ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। मेरे ख्याल में उनसे ये तवक्को रखना कि वो टीटीपी को अलग तंजीम समझ के, या पाकिस्तान जिसे दहशतगर्द कहते हैं उसको दहशतगर्द समझेंगे, मेरे ख्याल में यहाँ पे पाकिस्तान से थोड़ी सी गलती हो गई है। मैं तो शुरू ही से जब ये टॉक शुरू हो रहे थे उस वक्त मैंने यही कहा था कि ये टॉक्स जो है इसकी कामयाबी की उम्मीद पाकिस्तान को नहीं रखनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई एग्रीमेंट हो भी जाता तो अफगान तालिबान की आप रिकॉर्ड देखे कि ये एग्रीमेंट पे उस वक्त तक अमल करते हैं जहां तक उनका अपना फायदा होता है। अपने फायदे से बियॉन्ड जो है ये दोहा एग्रीमेंट देखे जो अमरीकियों के साथ हुआ है, उनने तो अपने लोगों को रिहा करवाया, हुकूमत में आ गए, लेकिन क्या दोहा एग्रीमेंट में एक ही शक पे वो अमल कर रहे हैं? पाकिस्तान, यूएई और अफगान तालिबान के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ था कि ये जो टीटीपी के जितने एलिमेंट्स है, फैमिलीज है, उनको बॉर्डर से दूर जो है नॉर्थ और या मगरिब की साइड पे उनको मतलब शिफ्ट करेंगे। क्या उन लोगों ने किया? वो ख्वाजा आसिफ साहब की बात ठीक थी कि पैसे तो लिए लेकिन काम नहीं किया। हसन खान साहब, जैसा कि अभी आपने फरमाया अभी कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, आपको नहीं लगता कि अब जब हम जान चुके हैं कि नज़रियाती तौर पर वो एक ही हैं, तो अभी भी देर नहीं हुई? अगर अब भी हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं और हमने मुज़ाकरात में कोई फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं की और अपना मौक़िफ़ वाज़े कर दिया कि ये हमारी हद है, इससे आगे हम नहीं बढ़ेंगे, तो क्या अब आप समझ रहे हैं कि वो वक्त है कि देर हो चुकी है? नहीं, मैं समझता हूँ अभी भी बेटर लेट देन नेवर वाली बात है। अभी भी अगर हम ये रियलाइज़ कर चुके हैं कि अफ़गानिस्तान पे हमने जितनी इन्वेस्टमेंट की है, हमने 50 साल जो है उनकी मतलब ये है कि नाज़ और नखरे सारे बर्दाश्त किए, इन्हीं तालिबान को हमने जो है मेज़बानी की। जगह दी, और एट द कॉस्ट ऑफ और इमेज, जिससे पाकिस्तान बहुत बदनाम भी हो गया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी, पाकिस्तान में गन कल्चर, पाकिस्तान में ड्रग्स कल्चर्स वगैरह। अभी भी अगर हमने रास्ता तब्दील किया और थोड़ा सा फोकस कर दिया पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान पहले, इसके बाद जो है दूसरों के घरों का हम देखेंगे कि अच्छा है या बुरा है, क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अभी वक्त है पाकिस्तान के लिए, ये जो बॉर्डर है हमारी अफगानिस्तान के साथ, इसको प्रॉपरली मैनेज करे, इसको प्रॉपरली जो है उसको फॉर्मलाइज करे। एंट्री पॉइंट्स जितने भी है उनको जिस तरह बाकी दुनिया में इंटरनेशनल बॉर्डर्स होते हैं या अफगानिस्तान के दीगर ममालिक के साथ जो बॉर्डर्स है, जो कि तुर्कमेनिस्तान के साथ है, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान या ईरान के साथ है, इसी तरह पाकिस्तान के साथ उनकी बॉर्डर होनी चाहिए और वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बॉर्डर होनी चाहिए। क्योंकि अभी तक तो ये बॉर्डर नहीं होता, अभी तक तो इस पे हज़ारों लोग जो है आते जाते थे, और मैं कहता हूँ आज भी हमने वो अरेंजमेंट नहीं किए हैं जो कि करने चाहिए। दैट विल बी द बेस्ट। अदरवाइज अगर हम अभी भी ये कोशिश कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में हम देखेंगे कौन आपको नहीं अच्छा लगता है, ये जो बॉर्डर मैनेजमेंट है ये दो तरफा ताउन से होगी? हमने तो अपनी तरफ से कोशिश की, फेंसिंग की,
95% काम भी उस पर मुकम्मल हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद अगर बॉर्डर क्रॉसिंग हो रही है और वहाँ पे डेविड लाइन पर ही खिलाफ वर्जी की जाती है, वहाँ से हमले किए जाते हैं, तो फिर ये सारे मामलात किस तरह से बेहतर होंगे? देखिए, ये एक चैलेंज है। उनसे तो हम ये तवक्को इसलिए नहीं रख सकते कि जिस तरह मेक्सिको और अमेरिका की बॉर्डर है, कि अमेरिका जितना भी चाहे लेकिन मेक्सिको साइड से अगर ताउन ना हो, इस तरह दीगर बॉर्डर्स भी होते हैं। लेकिन ये एक चैलेंज है पाकिस्तान से जितना हो सके मेरे ख्याल में। देखिए, असल में बड़ा मसला अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का क्या है? एक तो ये है कि अफगानिस्तान में इस वक्त अरबों डॉलर्स की जो ड्रग है उसकी प्रोडक्शन होती है। इसके अलावा दूसरा बड़ा एलिमेंट जो था वो स्मगलिंग का था, और स्मगलिंग में ये नहीं है कि सिर्फ अफगान मुलविस थे, इसमें हमारे पाकिस्तान भी कराची से लेकर पेशावर तक जितने भी बड़े बड़े मगरमच्छ थे ये उनमें शामिल होते थे, इवन कि ड्रग्स में भी। तो अगर इस पे हमने काबू पा लिया कि पाकिस्तान ड्रग्स जो है ना सप्लाई लाइन वो बंद कर दे उनकी यहाँ से, दूसरी बात यह है कि स्मगलिंग को जीरो कर दे। जीरो तो खैर नहीं हो सकती, लेकिन एटलीस्ट अगर 50-60 पे है तो उसको हसन 5-10 खान पे साहब, ले इस आ वक्त तो तिजारत बंद है ना, सरहद बंद है, और इसीलिए अफगानिस्तान का झुकाव हमें भारत की जानिब दिखाई दे रहा है। और हमने क्लियरली कह दिया जब तक अफगान तालिबान टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, तिजारती रास्ते बंद रहेंगे। देखिए, मेरे ख्याल में तिजारत से अफगान तालिबान को इतनी तकलीफ नहीं होगी। अफगान तालिबान की हमने उनकी ये देखना है कि उनको मनी सप्लाई कहाँ से होती है। उनकी मनी सप्लाई तिजारत से या ट्रांजिट से नहीं थी, उनकी मनी सप्लाई स्मगलिंग से होती थी और ड्रग्स से होती थी। अगर इन दो चीज़ों को हमने कंट्रोल कर दिया तो मेरे ख्याल में उनकी फिर माँ मर जाएगी। अदरवाइज अगर सिर्फ ये जो ट्रेड है इससे आम आदमी का नुकसान होता है, यहाँ पर भी वहाँ पर भी। और आम आदमी के साथ ना, मैं नहीं समझता हूँ कि अफगान तालिबान जो है आम आदमी के साथ उनका कोई इतना वो रिश्ता है जो कि एक रियासत और एक शहरी के दरमियान होनी चाहिए। इसीलिए इनका इम्पैक्ट बहुत कम होगा। इम्पैक्ट तब होगा अगर पाकिस्तान ने ऐसे मेजर लिए कि स्मगलिंग को कंट्रोल कर दिया, ड्रग रूट्स को जो है उसको मुकम्मल तौर पर प्लग कर दिया, तब जाके उनको तकलीफ हो सकती है। मेरा तो ये नुक्ता नज़र, और मेरे ख्याल में इस पे अगर आप किसी अफगान से भी बात करेंगे तो शायद आपको यही बात बताएगा कि तालिबान की जो सबसे लेकिन हम बड़ी। देख रहे हैं इस दौरान जो भारत के साथ कुर्बतें बढ़ रही हैं और एयर कार्गो सर्विस भी शुरू हो रही है उनकी भारत के साथ, इसके असरात खित्ते पर क्या होंगे अगर ये दोनों मुल्क देखिए, करीब होते हैं? ये मुझे देरपा नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, उनके लिए एक अल्टरनेट वो कर रहे हैं, लेकिन ये देरपा नहीं है। एक दिन वापस अगर पाकिस्तान ने बॉर्डर खोल दिया, अगर पाकिस्तान ने तिजारती वो कर दी, वो इतना, क्योंकि अफगानिस्तान की अगर आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट देखें तो उसके मेजर पॉपुलेशन सेंटर जो है वो पाकिस्तानी बॉर्डर्स के साथ है। अगर आप उनका जो मशरकी इलाका है, जनूब मशरकी इलाका है, या उनका जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ तक के मज़ार तक जो है ये डिपेंडेंट है पाकिस्तान पे। तो ये बड़ा अनलाइकली है कि जो इंडिया जो है उसको, लेकिन वो खैर वो मौके तो हम दे रहे हैं। आज भी अगर हमने थोड़ा सा हाथ, लेकिन भारत इस सूरत हाल से किस तरह से फायदा उठाना चाह रहा है? भारत के मकासद क्या देखिए, हैं? भारत के लिए तो एक गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी है। अल्लाह ताला की तरफ से जो है उनके हाथ में ये एक बड़ी ज़बरदस्त मौका आया है कि इस मौके से फ़ायदा उठाए। उनका अफगानिस्तान के साथ कोई रिश्ता नहीं है, ना अफगानिस्तान के साथ कोई लव लास्ट है। वो अफगानिस्तान में सिर्फ इसलिए होते हैं कि पाकिस्तान को तंग करे, पाकिस्तान के खिलाफ जो है अफगान सरजमीन इस्तेमाल करे। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए भी एक अच्छा मौका है कि इंटरनेशनल और रीजनल कंट्रीज जो है जिनको ख़तरा है अफगानिस्तान से, जिनको तालिबान रिजीम से ख़तरा है, क्योंकि ये प्रोवाइड कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं टेरर नेटवर्क को, टेरर सिंडिकेट्स को, कि वो भी भारत के खिलाफ भी सेंसिटाइज हो। क्योंकि इस वक्त सिर्फ भारत है जो कि अफगान तालिबान को, जो कल परसों उनको दहशतगर्द समझ रहे थे, आज उनके लाडले हो गए हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को ये इशू इंटरनेशनल रीजनल सतह पे उठाना चाहिए कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो इस खित्ते में ऐसे। खान साहब, आपको लगता है कि वो ममालिक जिन्होंने पहले सालसी का किरदार अदा किया वो अब भी कुछ कर सकते हैं इस सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए? क्योंकि सब ममालिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं, ताल्लुकात पर। कतर, तुर्की, रूस की जानिब से भी ऐसी पेशकश की गई थी। क्या अब भी कोई है जो अफगान तालिबान पर असर व रसूख रखता है?
देखिए, मुझे मेरे ख्याल में ईरान भी कर रहा है, रूस भी कर रहा है, तुर्किया भी कर रहा है, कतर भी कर रहा है, शायद दीगर ममालिक भी बिहाइंड द डोर कुछ कर रहे हो, लेकिन मुझे इसके इतने खातिर खा नताइज जो है मुझे नज़र नहीं, क्योंकि अगर आप तालिबान की इंटरनल उनकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखे, उनकी जो टीटीपी या दीगर दहशतगर्द तंजीमों के साथ उनके रिश्ते रवाबित देखे, तो मैं ये नहीं, और अफगानिस्तान जो है इंटरनेशनल दुनिया के लिए भी एक ऐसी स्पेस है कि जहाँ पे वो जहाँ भी टेररिस्ट होते हैं उनके लिए एक जगह ऐसी हो कॉर्नर पे कि वहाँ पे आके वो चाय पिए, सिगरेट पिए, जो भी करे, ताकि अफगानिस्तान इज सर्विंग एज ए फ्री जोन फॉर, अगर आप देखें सीरिया में मामला ख़त्म हो रहा है तो सारों का जो फ्लो है वो अफगानिस्तान की तरफ है, और अफगानिस्तान में ऐसा मुल्क है जहाँ से ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो एक वो भी लेते हैं, मतलब ये है कि गाइडेंस भी लेते हैं कि किस तरह एक नॉन स्टेट एक्टर्स जो तंजीम था वो अब एक रियासत बन गया है और दुनिया उनके साथ चल रही है, तो उनके लिए तो ये एक लिविंग इंस्टीट्यूशन है, लिविंग इंस्टीट्यूशंस है। तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि इससे जो है हमें खातिर खा इसकी कामयाबी हो सकती है, अनटिल एंड अनलेस पाकिस्तान जिस तरह ईरान ने किया है, जिस तरह ताजिकिस्तान ने किया है, जिस तरह तुर्कमेनिस्तान ने किया है, उज़्बेकिस्तान ने, वो मॉडल हमें कॉपी करने हैं कि किस तरह उन्होंने अपने आप को हमें उन मॉडल्स को कॉपी करना होगा। बहुत शुक्रिया। अफगान अमूर के माहिर हसन खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही हमें प्रोग्राम में एक ब्रेक के जाने बढ़ना है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। ज़िमनी इंतखाब में नून लीग की फतह ने एक बार फिर सियासी हैयत बदलने का इशारा दे दिया। अब की बार ये तब्दीली पीपल्स पार्टी के लिए निहायत अहम है। कौमी और सूबाई असम्बलियों की 13 नशिस्तों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के नतीजे में विफाक और पंजाब में मुस्लिम लीग नून फातह बनकर उभरी है। नून लीग ने कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों की 6 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबाई असम्बली की 1 नशिस्त जीत कर आगे बढ़ी। अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बतौर जमात इन ज़िमनी इंतखाबात के बायकॉट का ऐलान कर रखा था, मगर लाहौर और हरीपुर में कौमी असम्बली की 2 नशिस्तों पर पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार मैदान में थे। अहम नुक्ता यह है कि ज़िमनी इंतखाबात के नताइज मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के लिए क्या मानी रखते हैं। इन इंतखाबात का बायकॉट पीटीआई की सियासत पर क्या असरात मुरतब करेगा। ज़िमनी इंतखाबात, इनके नताइज और इन नताइज के मुल्की सियासत पर असरात, साथ ही नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो इत्तेहादी जमातें हैं इनका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, ये और बहुत से सवाल जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सीनियर एनालिस्ट मजहर अब्बास साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ज़िमनी इंतखाबात के नताइज आपने देखे और इस पर दोनों जमातों का मौक़िफ़ सुना है। एक तो हमने पीटीआई को सफाया होते हुए देखा। पीटीआई का ये कहना है कि जिन 2 हलकों में हमारे कैंडिडेट थे और हमने हकीक के मानों में वहाँ इलेक्शन लड़ा, वहाँ तो धांधली हो गई। बाकी जहाँ पर नून लीग ने मैदान मारा वहाँ तो टर्न आउट ही बहुत कम है, लोगों ने उनको एक्सेप्ट ही नहीं किया। जबकि नून लीग का ये मानना है कि पीटीआई की मकबूलियत का जो जाम था वो पारा पारा हो गया और आवाम ने कारकर्दगी को वोट दिया है। आपकी नज़र में दोनों में से किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है? देखिए, असल में मौक़िफ़ नहीं होता, ये बेसिकली सियासी जमातों के अपने दावे होते हैं और ये टिपिकल इलेक्शन जो होता है उसमें इसी तरह के दावे और फिर धांधली के इल्ज़ामात और फिर बढ़ चढ़ के अपनी जो विक्ट्री है उसको सेलिब्रेट करना, तो इट्स ऑल पार्ट ऑफ द इलेक्शन कैंपेन। जो असल चीज़ है वो ये है कि 13 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात हुए। तहरीक इंसाफ का अगर हम देखें तो तहरीक इंसाफ ये तो बोल रही है कि हमने 2 हलकों में इंतखाब लड़ा और वहाँ धांधली हुई। ये नहीं बता रही कि जिन 2 हलकों में उन्होंने इंतखाब लड़ा उसके बारे में उन्होंने बाकी हलकों में इंतखाब क्यों नहीं लड़ा, क्योंकि ये बहुत बड़ा तज़ाद नज़र आता है तहरीक इंसाफ की पॉलिसी में कि आप यानी आपने जिन हलकों का बॉयकॉट किया उन हलकों के बारे में तो आपका मौक़िफ़ है कि इलेक्शंस में इलेक्शन कमीशन पर आपका अदम एतमाद है और दीगर जो इलेक्शन रूल्स हैं जिस तरह की गवर्नमेंट है। लेकिन जहां लाहौर के हलके में अगर आपने इलेक्शन लड़ा तो लाहौर में भी वही सूरत हाल होगी। फिर हरीपुर में जो आपने इलेक्शन लड़ा तो वहाँ तो गवर्नमेंट भी आपकी थी। तो बेसिक कॉन्ट्रडिक्शन जो पीटीआई के अंदर नज़र आती है वो ये कि एक ही इलेक्शन के बारे में 2 मुख्तलिफ मौक़िफ़ वो इख्तियार कर रही है। धांधली हुई है नहीं हुई है ये तो एक अलग बहस है, लेकिन असल सवाल ये कि तहरीक इंसाफ ने
एक ही इलेक्शन में एक तरफ बॉयकॉट किया और दूसरी तरफ हिस्सा लिया, तो ये समझ में नहीं आता बात। मुस्लिम लीग इस पर नून तो जो उनके दावे कर अपने रही है जो बयानी है वो उसमें भी कंफ्यूजन दिखाई दे रही है ना। मजहर अब्बास साहब, जो बाइकआउट का फैसला किया गया ओवरऑल जी। उनकी जानिब से, क्या आपकी नज़र में ये फैसला दुरुस्त था और इसका आने वाले दिनों में पीटीआई को कोई फायदा होगा? देखिए, असल में बॉयकॉट भी जब किया जाता है तो बॉयकॉट कितना इफेक्टिव है नहीं है, ऑफिशियल जो काउंट है ज़िमनी इलेक्शन में आम तौर पे टर्न आउट कम होता है, लेकिन बाद इलेक्शन में हमने देखा है कि टर्न आउट अच्छा भी होता। मेरे नुक्ता नज़र से, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि किसी भी पॉलिटिकल प्रोसेस का बॉयकॉट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको जो चांस मिलता है, इर्रिस्पेक्टिव कि इलेक्शन के नताइज क्या हों, जो असल चांस आपको मिलता है वो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का मिलता है चांस, वो मिलता है अपने वोटर तक पहुंचने का चांस, वो मिलता है अपने वोटर को चार्ज करने का चांस उसमें। इसीलिए आप देखें कि जब 1977 की तहरीक चली थी, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि लोग जो है सड़कों के ऊपर थे। हालांकि उस वक्त जो बॉयकॉट हुआ था सूबाई असम्बली के इलेक्शंस का, वो काफ़ी इफ़ेक्टिव रहा था और इसी वजह से वो इलेक्शन जो है ऑलमोस्ट सूबाई असम्बली के नल एंड वॉइड हो गए थे। तो जनरली 85 के इलेक्शन में जब उस वक्त MRD ने इलेक्शन का बॉयकॉट किया तो वो इफेक्टिव नहीं हुआ, और इसी वजह से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो समझती थी कि इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। तो चीज़ ये है कि तहरीक इंसाफ के गलती पर पछता रही है कि हमें बायकॉट नहीं करना चाहिए था। आपको लगता है कि पीटीआई को भी इस बात का इदराक होगा कि बायकॉट करके उन्होंने गलत फैसला किया? पीटीआई को इस चीज़ का इदराक होना चाहिए कि ये जो कन्फ्यूजन उनकी अप्रोच में नज़र आई कि एक इलेक्शंस हैं उसका आप बॉयकॉट कर रहे हैं और दूसरे इलेक्शन है उसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब चाहे वो उमर अयूब साहब की आबाई सीट हो, लेकिन क्या आबाई सीट पार्टी के नज़रियात से ज़्यादा बुलंद होती है? तो अगर पार्टी ने फैसला किया है तो फिर आपने उस हल्के से क्यों इलेक्शन लड़ा, और अहम ओहदा है यानी आपकी वाइफ ने क्यों इलेक्शन लड़ा। इसी तरह लाहौर मियां अज़हर साहब की डेथ की बुनियाद जो सीट खाली हुई थी उस पर भी यही सूरत हाल नज़र आ रही है कि अहमद अज़हर के कज़न ने इलेक्शन लड़ा और तहरीक इंसाफ ने। तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन तहरीक जो मुस्लिम लीग नून कह रही है, ये रेफरेंडम, पहली चीज़ ये कि ये रेफरेंडम कैसे हो सकता है जिसमें दूसरी तरफ तो कोई अपोनेंट ही नहीं है। हाँ, मुस्लिम लीग नून का ये दावा अपनी जगह दुरुस्त है कि हरीपुर का जो इलेक्शन है, क्योंकि वहाँ सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन तो उनके साथ थी, सूबाई हुकूमत तो उनकी थी, वो ठीक है। अब ये तो मैंने कहा ना कि ये इलेक्शन में दावे चलते हैं। असल चीज़ ये कि अगर मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि उसने वो मकबूलियत का जो भी पीटीआई या इमरान खान की मकबूलियत है उसको एक्सपोज कर दिया है, तो सबसे अच्छी बात यह कि अगले चंद महीने में लोकल बॉडीज़ इलेक्शन हो वहाँ, और लोकल बॉडीज़ इलेक्शन क्योंकि उसका कैनवस बहुत बड़ा होता है लोकल बॉडीज़ का, तो आपको फिर सही मानों में अंदाज़ा हो जाएगा कि तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है और ख़ुद मुस्लिम लीग नून कहाँ खड़ी है। सियासी दावे और सियासी जमातों के सियासी नारे अपनी जगह, लेकिन ओवरऑल जो परसेप्शन सामने आए इस पर भी मैं आपसे बात करना चाहूँगी। लेकिन एक अहम पॉइंट जिसकी अभी आप बात कर रहे थे वो है मौरूसियत का। हमने देखा कि उमर अयूब साहब की अहलिया शहरनाज साहिबा ने इलेक्शन लड़ा। लाहौर की सीट की बात कर लें तो वो टिकट भी ख़ानदान में ही रहा। एक ऐसी जमात जो तब्दीली का नारा लेकर आई और दूसरी जमातों को मौरूसियत के ताने दे रही थी, उनकी अपनी जमात पे भी हमने मौरूसियत को ही परवान चढ़ते हुए देखा है। उसकी एक बड़ी वजह है, मैं आपको बताऊं कि ओवरऑल पॉलिटिक्स में हमारे यहाँ जो लोग पॉलिटिक्स में हिस्सा ले रहे हैं उनके पर्सनल इंटरेस्ट बहुत डेवलप हो गए हैं। वो जो अपने कज़न्स को, भाइयों को, क्योंकि ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ, एक तो है कि कोई जागीरदार है, कोई सरमादार है, वो अपनी सीट को बचा के रखना चाहता है, वो अपनी सीट को वो करना चाहता है, इसीलिए वो फैमिली तक ट्रांसफ़र करता है। लेकिन एक मिडिल क्लास का पॉलिटिशियन है, उसका भाई क्यों पॉलिटिक्स में हिस्सा ले रहा है? और मैं बहुत सारी मिसालें आपको दे सकता हूँ इस यहाँ पे। तो उससे लगता ये कि लोगों को ये लगने लगा है कि सियासत सबसे बेहतर कारोबार है, कि सियासत करो, इलेक्शन लड़ो, टिकट मिल जाएगा, पॉलिटिकल पार्टी के आप लीडर बन जाएंगे, तो आपके बहुत से काम जो है कारोबार है वो चल पड़ेगा। तो लोगों ने पॉलिटिक्स को कारोबार बना दिया।
अब जो आपके प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आप ज़रा इलेक्शन कमीशन की वो लिस्ट उठा के देखें सारे कैंडिडेट्स की, कि जहाँ उनका जो प्रोफेशन लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है। यू विल बी सरप्राइज कि ज़्यादातर लोगों ने अपना बिजनेस क्या लिखा हुआ है, उसमें प्रोफेशन में क्या आप काम करते हैं, अपनी प्रोफेशनल आप कौन हैं, क्या हैं। तो ये हमारे यहाँ एक सियासत में बहुत मैं कहूँगा कि मनफी रुझान आ रहा है। मैं सिर्फ मौरूसियत की बात नहीं कर रहा, मैं उस रुझान की बात कर रहा हूँ कि लोगों ने सियासी नज़रिए के बजाय अब सियासत को कारोबार बना लिया है उसमें। और इस चीज़ को क्योंकि पीटीआई बहुत ज़्यादा ये दावे करती है, तो पीटीआई को तो प्रिंसिपली ये पहले तो सियासत चाहिए खिदमत के लिए की जाती थी, लेकिन अब ये रुझान बिल्कुल बदलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। लेकिन मज़हर साहब, मैं जो पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ, ये जो नताइज हैं कितना मैटर कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और पीटीआई के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी सियासत में तो परसेप्शन मैटर करती है, और इन इंतखाबात के नताइज से क्या परसेप्शन क्रिएट हुआ है? मरियम देखें, जो पंजाब की जो पॉलिटिक्स है ना, वो इन द लास्ट 30-40 ईयर्स उसमें बड़ी चेंज आई है। एक ज़माने में पंजाब की पॉलिटिक्स को जुल्फ़िकार अली भुट्टो डोमिनेट करते थे। पंजाब की पॉलिटिक्स उनका हालांकि वो ख़ुद सिंध से बिलोंग करते थे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद लाहौर में रखी गई थी डॉक्टर मुबशर हसन के घर में। पीपल्स पार्टी का जब तक भुट्टो जिंदा थे, पीपल्स पार्टी का सारा जोर पंजाब में होता था। फिर जब भुट्टो को फांसी हो गई तो भुट्टो की उस मिथ को मिटाने के लिए जो है जनरल ज़िया-उल हक ने थ्रू गवर्नर पंजाब जनरल जिलानी, उन्होंने फिर नवाज़ शरीफ, और क्योंकि पंजाब में बरादरी सिस्टम बहुत है, वो अपना आरई हो गए, कश्मीरी हो गए, जाट हो गए, इस तरह की पॉलिटिक्स बहुत ख़ास तौर पे नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन के बाद बहुत परवान चढ़ी। तो पीपल्स पार्टी को काउंटर करने के लिए शरीफ फैमिली को खड़ा किया गया, और ये तारीख़ी हकीकत है, ये कोई किसी पे इल्ज़ाम या वो नहीं है। और शायद नवाज़ शरीफ या शहबाज शरीफ भी इस चीज़ को डिनाई नहीं करें कि वो पॉलिटिक्स में उनकी एंट्री कैसे हुई थी। लेकिन उसके बाद इस वक्त तो ये दोनों जमातें इत्तेहादी जमातें हैं ना, और इनका इत्तेहाद बहुत अच्छे से चल रहा है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि NA 185 की अगर बात की जाए, डीजी खान की, आपने कहा कि बरादरी बहुत मैटर करती है पंजाब में। वहाँ भी पीपल्स पार्टी मैटर नहीं कर रही थी, खोसा फैमिली मैटर कर रही थी, लेकिन वहाँ नून लीग का कैंडिडेट जीता है। राजा परवेज़ अशरफ साहब ने इस पर भी गिला किया है कि हमारा तो मुआहिदा था कि रनर अप जो है वो उम्मीदवार होगा, जबकि दूसरी जमात जो है वो सपोर्ट करेगी उस कैंडिडेट को। लेकिन यहाँ बिल्कुल ऑपोजिट हो गया, नून लीग ने अपने कैंडिडेट को भी मौका दिया। तो आपको लगता है कि मुस्तकबिल में ये जो मामलात हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी की खुश उसलूबी से आगे चल सकेंगे, क्योंकि अब तो सादा अक्सरियत मिल गई है नून लीग को इन नशिस्तों के जीतने के बाद? देखिए, सादा अक्सरियत मिल जाए या उनको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भी मिल जाए, उन्हें ये पता है कि वो पीपल्स पार्टी का साथ अगर उन्होंने छोड़ दिया तो उनको बहुत नुकसान होगा। पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा अलमिया पंजाब की सियासत में मैं कहूँ कि अगर 2013 के बाद या 2008 के बाद जो जरदारी साहब की पॉलिटिक्स है उसका, या इवन बेनज़ीर भुट्टो साहब के पीरियड में भी पीपल्स पार्टी ने बजाय इसके कि अपने बलबूते पे सियासत करे, पीपल्स पार्टी ने उन लोगों से के साथ इत्तेहाद किया। और सिर्फ ये शरीफ फैमिलीज़ की बात नहीं है, उन्होंने चौधरीज़ के साथ भी इत्तेहाद किया, उन्होंने उससे पहले मंजूर भट्टो के साथ भी वो किया। ये वो लोग हैं जिनके ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी के लोग खड़े हुए थे, ये वो लोग हैं जिनके ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी जवान हुई थी, जो पीपल्स पार्टी के नौजवान हैं। इसी वजह से जब 2013 के इलेक्शन हुए तो पीपल्स पार्टी ये समझती रही, या 2018 के इलेक्शन में भी अगर आप देखें 2013 और 2018 पीपल्स पार्टी ये समझती रही कि उनका PMLN का वोट जो है वो PTI को जाएगा, लेकिन दरअसल पीपल्स पार्टी का वोट PTI को गया, क्योंकि इमरान खान साहब की जो सारी पॉलिटिक्स का महवर था पंजाब में वो शरीफ थे। तो जो पीपल्स पार्टी का वर्कर है वो उस नारे से बहुत मुतासर हुआ, क्योंकि उसी नारों के साथ वो जवान हुआ था। तो पीपल्स पार्टी महलाती तौर पे उन्होंने कभी चौधरीज़ के साथ अलायंस कर लिया, कभी शरीफ के। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी टर्निंग पॉइंट था। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जब हुआ था, उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जैसे अभी राजा परवेज़ अशरफ तो शायद जो अभी हाल ही में उनका अकॉर्ड हुआ उसकी बात कर रहे हो, लेकिन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कुछ प्रिंसिपल्स डिसाइड हुए थे, कुछ उसूल डिसाइड हुए थे।
बदकिस्मती से आज जब आज़म नज़ीर ताड़ाड़ या दूसरे लोग बात करते हैं तो वो पिक एंड चूज़ करते हैं। उसमें सिर्फ आईनी अदालत की बात नहीं की थी, उसमें तो बहुत सारी बातें थी। उसमें तो ये भी था कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एबॉलिश करेंगे, उसमें तो ये भी था कि एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट शाया करेंगे, उसमें तो ये भी था कि कारगिल का कमीशन बनाएंगे। आप देख लें उस पूरे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को। तो पिक एंड चूज़ जब आप किसी अकॉर्ड का करते हैं तो इसका मतलब है कि यू आर नॉट सिंसियर विद COD। आपको आज इंटरेस्ट, क्योंकि PTI सामने खड़ी है, 2002 में मुशर्रफ ने दोनों को आउट कर दिया था, इसलिए लेकिन मदर साहब अब तो PTI भी उस अंदाज से मैदान में नहीं थी ना जैसे होना चाहिए था। PTI को वो पॉलिटिकल स्पेस नहीं मिली, लेकिन स्पेस तो पीपल्स पार्टी भी पंजाब में चाहती है और कोशिश है इसके लिए, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी स्पेस नहीं बना पा रही इत्तेहादी जमात के होने के बावजूद। इसकी वजह क्या है? देखिए स्पेस इसलिए मरियम नहीं बना पा रही कि उसकी एक बड़ी बुनियादी सी वजह है कि पीपल्स पार्टी अपने तई पॉलिटिक्स नहीं कर रही, वो अलायंस पॉलिटिक्स की तरफ जा रही है। पीपल्स पार्टी PMLN के सामने नहीं खड़ी है, PMLN के साथ खड़ी है। जब आप साथ खड़े होंगे तो आपका मुखालिफ तो PTI होगी फिर, लेकिन जब आप एक इंडिपेंडेंट खड़े होंगे तो फिर आप अपने बलबूते पे सियासत करेंगे। आपको PMLN का वोट भी चाहिए, आपको PTI के लोगों को भी कन्विंस करना है। तो पीपल्स पार्टी अपने पैरों पे खड़े होकर तो सियासत कर ही नहीं रही। पीपल्स पार्टी जो है उसके फैसलाबाद एक ज़माने में पीपल्स पार्टी का गढ़ होता था, पूरा सदर्न पंजाब पीपल्स पार्टी का गढ़ होता था। पीपल्स पार्टी जो है इवन पंजाब में अगर आप इवन 2008 के इलेक्शन के रिजल्ट उठा लें तो पीपल्स पार्टी ने अच्छी खासी सीटें और अच्छे खासा वोट हासिल किया था। गौर तो करें पीपल्स पार्टी के 5 साल के अंदर 2008 से 2013 तक वो वोट कहाँ चला गया। आप कभी चौधरीज़ के घर पहुँच के आप उनके साथ उनके जिनके पास आज भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देने वाला वो कलम मौजूद है जो मौलवी मुश्ताक ने साइन किए थे जिस पे। तो आप जब ऐसा अलायंस करेंगे, जब आप ऐसे इत्तेहादियों के साथ आगे बढ़ेंगे तो पीपल्स पार्टी कहाँ से रूट्स बनाएगी। आप डिपेंडेंट तो पीपल्स पार्टी किसी के मुस्लिम लीग नून के सामने नहीं खड़ी, मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ी है। और इसका फ़ायदा तहरीक इंसाफ को 2013 से आज तक हो रहा है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग एक हैं। तो जो ये कैंपेन वो करते हैं, ठीक है, आप बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी आज अगर इस मकाम पर खड़ी है तो इसके पीछे वजह क्या है? अगर PTI इस मकाम पर है कि हरीपुर की सीट पर इतना बड़ा अपसेट हो जाता है, होम ग्राउंड पर उन्हें ऐसी शिकस्त होती है, तो इसकी वजह क्या है मदर साहब? देखिए इसकी वजह वही हाफ हार्टेड वे के अंदाज में इलेक्शन लड़ना है। आप देखें ना, एक कन्फ्यूजन हो जाता है ना जब आप एक जगह बॉयकॉट का ऐलान कर रहे हैं और दूसरी जगह आप फैमिली पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और ख़ुद हो सकता है कि PTI के बहुत से लोग नाराज़ हों इस बात पे। आप देख लें, आप सोशल मीडिया पे देख लें, खुद PTI के जो सपोर्टर्स वीलॉगर्स हैं, आप उनके वीलॉग्स देख लें कि वो क्या कह रहे हैं कि ये गलत फैसला था। इमरान खान साहब ने तो ये कहा था कि इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना। वोटर्स ने नाराज़गी का इजहार किया, इसका मतलब ये नहीं लिया जा सकता कि वो जो मकबूलियत थी वो कम हुई है और वोट बैंक कम हो गया PTI का? देखिए मकबूलियत, मैं आपको बताऊं मरियम, मकबूलियत का पैमाना जब होगा जब आप बड़े पैमाने पर इलेक्शन होगा या आम इंतखाबात होंगे, या मैंने कहा लोकल बॉडीज़, क्योंकि लोकल बॉडीज़ ग्रास रूट लेवल तक होते हैं। लोकल बॉडीज़ सही मानों में एक पैमाना बनेगा कि अगर लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस, आप देखेंगे 2014 में इमरान खान ने इतनी बड़ी कैंपेन चलाई थी 114 दिन की, लेकिन जब 2016 में लोकल बॉडीज़ हुए तो तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई। PMLN की जो विक्ट्री ज़िमनी इलेक्शन में PTI के दौर में हुई, मेरे नज़दीक वो ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि PTI की गवर्नमेंट में रह के उन्होंने PTI को हराया ज़िमनी इलेक्शन में। यहाँ PMLN की अपनी गवर्नमेंट है, सामने कोई ओपोनेंट भी नहीं है। फ़र्ज़ करें PTI हिस्सा भी ले रही होती तो PTI हिस्सा कैसे लेती? एक आज़ाद उम्मीदवार को सपोर्ट करती, ना उसके पास इलेक्शन सिंबल है, ना उसके पास अब पार्टी का नाम है, तो वो उस तरीके से हिस्सा लेती। तो मेरा ख्याल है PMLN जो है वो हद से ज़्यादा इसको सेलिब्रेट कर रही है। और ठीक है, वो उनको एक पॉलिटिक्स में होता है कि वो ज़ाहिर है अपने ओपोनेंट को बैकफुट पर डालते हैं, ये पॉलिटिक्स का हिस्सा है। लेकिन PTI का मुझे लगता ये है कि PTI के बहुत से वोटर्स ने
नाराज़गी का इजहार किया, क्योंकि एक तरफ यानी पंजाब में एक तरफ आप इलेक्शन का बॉयकॉट कर रहे हैं, दूसरी तरफ इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। ये कंफ्यूजन पीटीआई ने लेकिन अपने मज़र अंदर साहब खुद अगर पैदा NA किया 129 की और बात की उनको जाए तो यहाँ पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार मैदान में थे अरसलान चौधरी, लेकिन यहाँ भी हमें वो गहमा गहमी या पंजाब का कोई सीनियर लीडरशिप दिखाई नहीं दी इस हल्के में। देखिए वो मैं यही कह रहा हूँ ना कि जो खान साहब की कॉल थी वो तो बॉयकॉट की कॉल थी। तो उन्होंने जब आप इस पैमाने पे बॉयकॉट की कॉल देंगे तो वो वोटर क्यों निकलेगा? वो इसलिए या तो इनको सारे हलकों का बॉयकॉट करना चाहिए था या सारे हलकों में इलेक्शन लड़ना चाहिए था और पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन कर दी चाहिए थी। तो तहरीक इंसाफ मेरे नज़दीक कन्फ्यूजन का शिकार रही। इसी वजह से उसको उन 2 हलकों में भी नाकामी का सामना करना पड़ा जिन हलकों के बारे में वो कहते हैं धांधली है। अब मैं ज़ाहिर ग्राउंड पे नहीं हूँ तो मैं उस तरह नहीं कह सकता, वो जब आगे चीज़ चलेगी। लेकिन जो पॉपुलैरिटी का सही मायनों में पैमाना होगा वो लोकल बॉडीज इलेक्शन होंगे या जनरल इलेक्शन होंगे। और लोकल बॉडीज इलेक्शन अब ओवरड्यू हैं। के रिजल्ट्स के बाद पीटीआई को क्या हिकमत अमली में तब्दीली की ज़रूरत है? अब जो फैसले अडियाला से हो रहे थे और यकतरफा हो रहे थे, क्या ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं होनी चाहिए कि सियासी कमेटी को ये कमांड दी जाए और ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रखते हुए फैसले किए जाएं पार्टी के? देखिए होना तो यही चाहिए। यानी अगर आपने इमरान खान साहब ने सोहेल आफरीदी को चीफ मिनिस्टर नॉमिनेट किया है तो उनको उस चीफ मिनिस्टर पे एतमाद करना चाहिए कि वही अपनी कैबिनेट बनाए, वही गवर्नमेंट को रन करे। इसी तरह पार्टी की अगर आपने एक सियासी कमेटी बना दी है, आपने पार्टी का एक चेयरमैन बना दिया है, पार्टी का एक सेक्रेटरी जनरल बना दिया है, तो उस पर एतमाद तो करें। वो उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी पर आप यकीन तो करें या उनको रिप्लेस कर दें। वही चीज़ें होती है ना कि या तो आप उस पर डिपेंडेंट, आप उस पर एतमाद करते हैं, जभी तो आपने किसी को चेयरमैन बनाया है, जभी तो आपने किसी को सेक्रेटरी जनरल बनाया है, जभी तो आपने एक सियासी कमेटी बनाई है। जब बना दी है तो ये ज़रूरी थोड़ी है कि वो हर दूसरे रोज़ आके अडियाला जेल में हिदायत ले। उन पर इमरान खान साहब को यकीन होना चाहिए कि वो गलत फैसले नहीं करेंगे, और अगर गलत फैसले कर रहे हैं तो इमरान खान साहब के पास ये इख्तियार तो है कि वो उनको रिप्लेस कर दें। तो मेरा ख्याल है पीटीआई को ओवरऑल अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को, अपनी सियासी तंजीम को जो काफ़ी बिखरी हुई है उसको यकजा करने के लिए रीऑर्गेनाइजेशन के अमल से गुजरना चाहिए। और उनको सही मानों में अगर कोई मूवमेंट बिल्ड करनी है तो उस मूवमेंट बिल्ड करने के लिए पार्टी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं ओवरऑल पीटीआई को अपनी स्ट्रेटजी पर नजरसानी की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। गजा में इस्राएली फौज की जानिब से मुसलसल जंगबंदी की खिलाफ वर्जी जारी है। गुज़िश्ता रोज़ इस्राएली फौज ने एक घर पर बमबारी की जिसके नतीजे में एक ही खानदान के तमाम अफराद शहीद हो गए। गजा के सरकारी मीडिया ऑफिस के मुताबिक अमेरिका की सालसी में होने वाली गजा जंगबंदी के बाद से अब तक 44 दिनों में इसराइल ने कम अज कम 497 मरतबा जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। इसराइली खिलाफ वर्जियों में 300 फलस्तीनी शहरी शहीद हो चुके हैं। शोहदा में ज्यादातर बच्चे, खवातीन और मुअम्मर अफराद शामिल हैं। गुज़िश्ता रोज 27 खिलाफ वर्जियों में 24 फलस्तीनी शहीद और 87 जख्मी हुए। बमबारी के अलावा इसराइल की जानिब से अब तक 330 फलस्तीनियों की लाशें वापस की गई हैं, जिनमें से सिर्फ 90 की शनाख्त हो सकी है। कई लाशों पर तशद्दुद, मस्कशुदगी और फायरिंग से हलाकत के आसार पाए गए हैं। इसराइली फौज की बमबारी के नतीजे में अमेरिका की हिमायत याफ्ता मुतनाज़ तंजीम गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन ने भी अपनी इमदादी सरगर्मियां मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है। गजा में जारी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के बाद अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने एक बार फिर इसराइली फौज की जानिब से की जाने वाली जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जियों से दुनिया को आगाह करते हुए कहा कि इन खिलाफ वर्जियों के बाद सलामती काउंसिल की करारदाद और 2803 पर मुकम्मल अमल दरामद ज़रूरी हो गया है। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी बराए तिजारत और तरक्की ने
अपनी रिपोर्ट में कहा कि 2 साला गजा जंग ने फ़लस्तीनी मईशत को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये मुआशी बहरान 1960 के बाद दुनिया के 10 बदतरीन मुआशी ज़वाल में से एक है और इस बहरान के नतीजे में फ़लस्तीनी मईशत की फीकस पैदावार 2003 की सतह पर वापस आ गई है। रिपोर्ट में कहा गया कि गजा की बहाली में कई दहाइयाँ लग सकती हैं। बहाली के लिए गजा वसी तर बैनुल-अक़वामी मदद पर इन्हिसार करेगा। मगरबी किनारे की मईशत भी रिकॉर्ड हद तक सुकड़ गई है। मगरबी किनारे की गिरती मईशत की बड़ी वजह इसराइली पाबंदियाँ, आमदोरफ्त पर सख्त कंट्रोल है। 2 साल से गजा पर इसराइली बर्बरियत जारी है और आज ये खबर आई है कि इसराइली फौज ने 7 अक्टूबर को फ़लस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास के हमले रोकने में नाकामी पर 3 जर्नैल बरतरफ कर दिए। इसराइली फौज का ये इक़दाम 2 हफ्ते बाद सामने आया जब फौज के सरबराह ने हमास के हमले से मुतालिक नाकामियों की तहकीकात का मुतालबा किया था। बरतरफ किए गए जर्नैलों में 3 डिविजनल कमांडर शामिल हैं, जिनमें से एक उस वक्त मिलिट्री इंटेलिजेंस का सरबराह था। इसराइली फौज की जानिब से इतवार को जारी करदा बयान में कहा गया कि तीनों अफसरान गजा से शुरू होने वाले हमास के हमले को रोकने में फौज की नाकामी के ज़ाती तौर पर जिम्मेदार हैं। ये बरतरफी उस वक्त सामने आई जब तीनों अफसर पहले ही अपने ओहदों से इस्तीफा दे चुके थे, जिनमें जनूबी कमान के साबिक सरबरा जनरल जारून भी शामिल हैं। इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बहरिया और फ़ज़ाइया के सरबराहान के खिलाफ भी तादीबी कार्रवाई की गई है, जबकि मज़ीद 4 जर्नैलों और मुताद्दिद सीनियर अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई का ऐलान किया गया। दूसरी जानिब इसराइल की इन्हीं फौजी तहकीकात में ये इंकशाफ भी हुआ कि फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास ने कई बरसों तक इसराइली फ़ौजियों की सोशल मीडिया पोस्ट, तस्वीर और वीडियोज़ का बारीक बीनी से मुतालिया करके हसास फौजी मालूमात जमा की। रिपोर्ट के मुताबिक जमा की गई मालूमात में फौजी अड्डों, गाड़ियों और खुसूसन जदीद तरीन टैंक के ऑपरेशन से मुतालिक डेटा शामिल था। इसी मालूमात की बुनियाद पर 7 अक्टूबर 2023 के हमले में हमास ने मुताद्दिद टैंक नाकारा बनाए और कई फौजी अड्डों पर कामयाब हमले किए। इसराइल आर्मी रेडियो की रिपोर्ट के मुताबिक हमास के एक खुसूसी इंटेलिजेंस यूनिट ने हज़ारों सोशल मीडिया पोस्ट को जोड़कर कई साल की मेहनत से एक जामे डेटाबेस तैयार किया। इस डेटा में टैंकों के ऐसे खुफिया फीचर्स भी शामिल थे जो आमतौर पर सिर्फ फौजियों को ही मालूम होते हैं, जैसे मार्क एवं मार्क 4 टैंक का खुफिया स्किल स्विच, जिसके जरिए टैंक को मुकम्मल तौर पर बंद किया जा सकता है। हमास ने यह तरीक़ाकार फौजी अड्डे समेत सरहदी बेसिस पर हमलों में इस्तेमाल किया। ये इंकशाफ उस वक्त हुआ जब 2024 के अवाइल में इसराइली फौज ने गजा में एक वसी ज़ेरे ज़मीन टनल कॉम्प्लेक्स दरियाफ्त किया, जिसमें फौजी अड्डों, गाड़ियों और फौजी यूनिट्स के बारे में जमा किया गया बेतहाशा डेटा मौजूद था। इस कॉम्प्लेक्स को इसराइली फौज ने पेंटागन का नाम दिया। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये कॉम्प्लेक्स वस्ती गजा के मुहाजिर कैंप्स के नीचे कायम था, जहां नक्शे, दस्तावेजात, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, वर्चुअल रियलिटी सिमुलेटर्स और फौजी साजो सामान के मॉडल्स महफूज थे। ये तमाम मवाद गुज़िश्ता 5 बरस के दौरान सोशल मीडिया से हासिल होने वाली मालूमात की बुनियाद पर तैयार किया गया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जाली प्रोफाइल्स के जरिए हमास ने बाज़ इसराइली यूनिट्स के दाखिली व्हाट्सएप ग्रुप्स तक रसाई भी हासिल की थी, जिससे उन्हें फौजियों की भर्ती से लेकर प्रमोशन तक की मालूमात मिलती रहीं। रिपोर्ट में बताया गया कि हमास ने इन मालूमात को न सिर्फ दस्तावेजात की सूरत में मुरतब किया, बल्कि इंतहाई दुरुस्तगी के साथ अड्डों और साजो सामान के 3D और वर्चुअल रियलिटी मॉडल्स भी तैयार किए, जिन पर इसके एलीट नुख्बा यूनिट ने तरबियत हासिल की। इस यूनिट का मकसद टैंकों को कब्जे में लेकर गजा के अंदर इस्तेमाल करना था, ताहम हमलों के दौरान वो सिर्फ टैंक नाकारा बनाने में ही कामयाब हो सके थे। गजा में इस वक्त सख्त ठंड और बारिश की वजह से कैंपों में पानी खड़ा है, जिसकी वजह से वहां बीमारियां फैल रही हैं। रॉयटर्स के मुताबिक सर्दियों के मौसम, बारिशें और मुंतकिल होने वाले लाखों अफराद के लिए मुनासिब रिहाइश, हीटर्स और तिब्बी सहूलियात की कमी इंसानी अलमिया को मज़ीद गहरा कर रही है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।